रविन्द्रनाथ टैगोर का आर्थिक विचार। इस आर्थिक विचार में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे कि वर्तमान अर्थ का युग है और वर्तमान अर्थ के युग में प्रत्येक व्यक्ति को अर्थोपार्जन होना चाहिए। इसके लिए तभी संभव है कि जब वह जीविकोपार्जन में सभी व्यक्ति की भागीदारी हो, सभी व्यक्ति को जीविकोपार्जन का अधिकार हो। और जीविकोपार्जन यदि से व्यक्ति को करने की जब क्षमता का विकास होगा तो समाज में परस्पर सहयोग की भावना को पैदा करेगा। यदि समाज में किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने की क्षमता नहीं है या नहीं कर पाता है या संसाधन नहीं जुड़ पाया तो इसमें सहयोग की भावना नहीं होगा। आप सहयोग कब करते हैं? आप स्मरण करिए कि यदि हमारे समाज में कोई काम होता है, यदि उसमें चंदे की बात आती है तो समाज के लोगों को सहयोग करना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है तो सहयोग वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आदमी में लगता है कि हमने सहयोग नहीं कर पाया। उसी भावना से इसको समझा जाए कि वर्तमान अर्थ के युग में कोई भी चीज यदि अनिवार्य है तो अर्थ अनिवार्य है। अर्थोपार्जन की क्षमता का विकास हो, हर दो हाथ को रोजगार हो। यदि आज के समाज में यदि हम हर व्यक्ति को हर दो हाथ को रोजगार देने में कामयाबी हासिल किया, वो सरकार की व्यवस्था सबसे बेहतरीन होगा। उस सरकार अपनी उपलब्धि से जाने जाएंगे। तो ये कारण इसका अंतिम रिजल्ट होता है सहयोग। समाज निर्माण में सहयोग, प्रेमानुरागी, दो गुणों को सहानुभूति के साथ उन्होंने जोड़ा था। समाज में अभी वर्तमान का समाज जो है इस अर्थ का युग है, तो शोषण भी वो लाजमी हो रहा है। शोषण एक लाजमी प्रथा का डेवलपमेंट कर चुका है। तो समाज में शोषण है, शोषण से समाज में वर्ग पैदा होता है। एक शोषित और शोषक दोष समाज का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति के ने किसी का शोषण किया वह फिर धीरे धीरे उस समाज से अलग होने लगता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास अर्थ ज्यादा है, वो यदि अर्थोपार्जन करते करते शोषण करने चला जाता है शक्ति के बल पर, तो जिसका वो शोषण करता है तो समाज में दो विचारधारा आ जाती है। शोषक और शोषक वर्ग जैसे दो वर्ग का निर्माण कर देता है, तो समाज यहाँ पाटा नहीं जाता है। कहता है कि शोषण खत्म कर दिया जाए तो एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। यह शोषण समाज में आदर्श पैदा नहीं कर पा रहा है, तो सहयोग नहीं आ रहा है। यदि जीविका चलाना अनिवार्य है तो जिस जीविका से सहयोग की भावना नहीं आ सका तो फिर एक आदर्श सोसाइटी, एक आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति यदि शोषण मुक्त हो जाए और उसको जीविकोपार्जन का अधिकार मिल जाए, जीविकोपार्जन का यदि उसका अधिकार मिल जाए तो पूरे समाज में प्रेमानुरागी और सहानुभूति का जो विचारधारा है समाज के भीतर आ जाएगा। वो रोकता है, ये शोषण रोकता है। शोषण समाज की एक दीवार है जिसको ढाना जरूरी है, चाहे कानून के द्वारा या सरकार ने आर्थिक विकेंद्रीकरण का जो नीति अपनाया है, ये विकेंद्रीकरण की योजना के तहत संभव है। इसलिए समाज एक सहयोग से चलती है। यदि समाज में या कोई संस्था में सहयोग ना रहे तो समाज नहीं चलेगी। और सहयोग के लिए दो ईंधन है टैगोर के अनुसार। उस ईंधन का नाम प्रेम और सहानुभूति। यदि कोई पिछड़ गया तो उसके प्रति भी सहानुभूति रखिए, यदि कष्ट में है तो सहानुभूति रखिए। ये प्रेमता की भावना और सहानुभूति का गुण ये सहयोग की भावना को जन्म देता है। और ऐसे सहयोग की भावना में ही वाले राज्य के भीतर में एक आदर्श समाज का निर्माण हो जाता है। आदर्श परिवार, आदर्श राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब कहता है सहयोग के प्रति जो संवेदना जैसे गुण पैदा होता है, यही संवेदना आपके द्वारा जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए आपको आगे आने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए किसी आदमी का स्वभाव होता है कि हम सेवा दें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गुण और क्षमता का आधार पर रखते हुए नोबेल पुरस्कार में जो आर्थिक राशि इन्हें दिया गया था, सभी को गरीब उपेक्षित समाज के लोगों को बांट दिया था। इसलिए जब तक उपेक्षित समाज में आप यदि सहानुभूति का गुण नहीं रखिएगा, ये समाज आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। उसमें जड़त्व का गुण रहेगा, समाज में एकता स्थापित नहीं होगी, समाज में वर्ग विद्वेष की भावना से संघर्ष पैदा होगा। इसलिए ऐसे समाज और राष्ट्र नहीं चल सकता है। ऐसे समाज में अब ये व्यवस्था पैदा हो कि एक एकला चलो, जैसे पूर्व विचारधारा में बताया, एकला चलो नहीं, कोई एक आदमी ऐसा गुण को दर्शाने वाला समाज के बीच में आ जाए तो उसके मार्ग के पीछे पीछे लाखों व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। यह एक कल्याणकारी भावना को जन्म देता है।
तो समाज की मानचित्र बन जाती है, समाज के ऐसे पर्यावरण बन जाता है जहाँ किसी प्रकार का शोषण जैसी प्रदूषण उसे खत्म नहीं कर सकता। और शोषण करने वाले आदमी 10 बार सोचेगा कि ऐसे समाज में शोषण कैसे करे। इसलिए जब श्मशान में यदि कोई आदमी मर जाए तो अंतिम समय में राख को देने के बाद तो आदमी को कुछ न कुछ तो ध्यान आकर्षण होता है कि यह यदि कोई गलत कार्य राख बनने के लिए ही किया तो आखिर क्यों किया। इसलिए समाज में जन कल्याणकारी करिए, समाज के लोगों पर प्रेम वर्षा किया जाए, ताकि प्रेमता ही आपको अमर कहानी की अमर ग्रंथ को लिखने में कामयाबी हासिल करता है। ये सहानुभूति आपको सदैव इस पृथ्वी पर जिंदा रख सकता है। यदि हमारी आयु भी कम है लेकिन ये 2 गुण है तो सत्यवर्षेण मप व्यर्थ विवर्जिता, इस सिद्धांत पर काम करने के लिए अग्रसर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पहले हम लोग राष्ट्रवाद को समझें। राष्ट्रवाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार था कि व्यक्ति को संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए ताकि हम विज्ञानवाद की ओर अग्रसर हो सके। संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा राष्ट्रवाद का एक बाधक है, जो परंपरागत व्यवस्था के कुछ ऐसे तत्वों को स्वीकार कर लेता है जिसको नवीन व्यवस्था की ओर जाने से रोकने का कार्य करता है। इसलिए कहा रूढ़िवादिता, इस सबको त्याग दे। भारत के संविधान में भी रूढ़िवादिता त्यागने की बात कही गई है, विज्ञानवाद पर बल दिया गया है। अंग्रेजी हुकूमत जो शासन किया वह एशिया के अधिकांश देशों को गुलाम बना लिया, अफ्रीका के देशों अधिकांश देशों को गुलाम कर लिया, और ये गुलाम करके ये व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सका। और व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करने से विश्व में एक वैश्वीकरण की वातावरण, जो आज एक समान अर्थव्यवस्था को देखते कि विकास नहीं हो पाया। एक तो व्यक्ति की भावना छीन हो गई, शोषण और दमन का राह इतना अपनाया कि व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता की विचारधारा से ही अधिकांशतः व्यक्ति जुड़ गए। तो यह अंग्रेजी शासन की देन बन गई। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि व्यक्तित्व का निर्धारण शिक्षा से होता है, और उन्होंने एक ऐसे शिक्षा को सौंप दिया जो हमारी मातृभाषा में शिक्षा नहीं होती थी। तो सबसे पहले शिक्षा का सबसे बाधाएं बन गई। अब कहता है इस व्यवस्था से ऊपर उठिए, संरचनात्मक कार्य पर बल दीजिए। इसमें सबसे पहला काम किया कि स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन हुआ था, टैगोर ने भी विरोध किया था। और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल विभाजन कर दिया, तो कर्जन के विभाजन होने के बाद, कर्जन ने बंगाल विभाजन करने के बाद हमने स्वदेशी आंदोलन की गतिविधि को आगे बढ़ाया। स्वदेश के उत्पाद को हम ग्रहण करें, सूती वस्त्र को ग्रहण करें, ताकि हमारे शरीर पर किसी विदेशी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। इससे मुझे आत्मसम्मान मिलेगा, और आत्मसम्मान से मुझे एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी। तो ये राष्ट्र प्रेमी बनना चाहिए, और राष्ट्र प्रेम पर विचार उनका यही था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड में तो उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया कि उपाधि किस बात का, जो मुझे राष्ट्र को सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये सर की उपाधि को लौटा दिया था, और उन्होंने यही कहा था कि राष्ट्रवाद को रोकने के लिए संप्रदायवाद सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का वादक बनता जा रहा है, उसको रोकना है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने एक गाना लिखा, अमार सोनार बंगला, ये हमारा जो बंगला है ये सोना है, इसको मत बांटो। बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान बन गया। और जब बंगाल का विभाजन हो गया, फिर बंगाल को, दोनों बंगाल को एक किया गया। बंगाल से फिर उड़ीसा, बिहार उड़ीसा और झारखंड जब अलग हुआ, तो फिर उस समय में उन्होंने जो रचना किया था राष्ट्रगान जन गण मन, वो देश का राष्ट्रगान बन गया। ये देखिए कि राष्ट्र की एक सेवा को समर्पित करता है राष्ट्रगान के भीतर में। 52 सेकंड के भीतर हम लोग गाते हैं, और एक सम्मान के साथ राष्ट्र का समर्पण की भाव को जागृत करता है। तो राष्ट्र प्रेमी होना यहाँ अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्र प्रेमी यदि नहीं है तो राष्ट्र भक्ति की भावना गुण पैदा नहीं होगा। इससे राष्ट्र भक्ति लाने के लिए ये कहते हैं कि एक औषधि है जो राष्ट्र की संपूर्ण समस्या का समाधान हो सकता है। इससे राष्ट्रवादी बनना यह हमारी नियत है, यह हमारी सोच है, मेरी विचार है, मेरी संस्कृति है, मेरी परंपरा है, मेरी धर्म है, मेरी नीति है, मेरी कर्म है, और इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि इस औषधि को ग्रहण नहीं करेंगे तो देश शक्तिहीन हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, मुझे वह शक्ति देना जो निर्बल
और ये जो असहाय समाज के हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, इसको मैं कभी अपमान ना कर सकूं। कारण जिस समाज के भीतर शोषण हो रहा है, ये शोषण से मर्माहत है। इसलिए हे सर, मुझे वो शक्ति देना कि मैं इन लोगों को कभी अपमान करने की क्षमता हमें ना आ सके, इससे मुझे दूर रखना। ये राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रीय भावना को संकेत देता है। ये देशभक्त का सबसे बड़ा पोषक होगा। और यही पोषण की गुण जो जब आएगा, तब कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीयवाद पर कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये राष्ट्रीय प्रेमी करने वाला व्यक्ति ये अंतरराष्ट्रीयवाद का निर्माण करेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु सारी समस्या का समाधान करेगा। अंतरराष्ट्रीयवाद विचारधारा उन्होंने कहा था कि यदि विश्व की कोई एक समस्या है और वो उस समस्या को यदि सभी राष्ट्र निपटाएगा नहीं, तो कल्याण कभी नहीं हो सकता है। एक राष्ट्र खुद विकास नहीं कर सकता है। इससे सभी को जन कल्याण की भावना को लाने के लिए राष्ट्रवाद का पोषण करे, जहां जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी सिद्धांत को चरितार्थ कर सके। यह प्रेमी और भाव का रखने वाला देश का प्रेमी है, देशभक्त है, और ऐसे व्यक्ति से ही राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाता है और एक अखंड भारत की कल्पना उन्होंने किया है। राष्ट्रगान के भीतर उन्होंने जो विचार दिया, जिसमें आप पूरे प्रदेश की चर्चा आई है। फिर उसके बाद उन्होंने यमुना और गंगा की चर्चा किया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। फिर उसके बाद उन्होंने चर्चा किया, ये गंगा यमुनी संस्कृति जो है, ये गंगा और यमुना है, उसकी तरंग है जो उसके मैदान के क्षेत्रों को संपोषित करता है। और ये 52 सेकंड में राष्ट्र को समर्पण करके वो एक देशभक्ति की गुण को बिखेरा है।